तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। क्या आपने राहुल गांधी की वीडियो देखी, न्याय मंच बोलेगा इंडिया? अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखिएगा। इसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा और क्या राय रखते हैं अपना कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है, ना अखबार में छप रहा है क्या बोल रहे हैं। आप जितना फैलाएंगे उतना बढ़िया होगा। आप डायरेक्ट चलिए वीडियो के साइड, वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या बेहतर लगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। आपने एक बात नोटिस की कि अगर आप युवाओं से पूछें तो इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। किसी भी युवा से पूछो, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला और जो भी मुझसे मिल रहा था 35 साल से कम एज का, वो सब कह रहे थे कि रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता, थक गए हैं ढूंढते वक्त। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप चुनाव का प्रचार देखें तो रोजगार का उसमें कोई मेंशन ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, हमने गारंटीज दी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, मगर मीडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? ये गोदी मीडिया जो है ये किसके हाथ में है? तो हिंदुस्तान में ये जो हैं अदानी, अंबानी, ये जो 3, 4, 5, 10 बड़े हैं, आपको क्या लगता है इनको ये रोजगार दिलवाना चाहते हैं या नहीं? क्यों नहीं? हाँ, तो मॉडल मैं आपको बता देता हूं। मॉडल यह है कि प्रोडक्शन चाइना में हो, ठीक है? मतलब मोबाइल फोन, शर्ट, पैंट, ये सब चाइना में बने। फिर हिंदुस्तान के जो मोनोपोलिस्ट हैं वो चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे। क्यों? क्योंकि कोई बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको चॉइस दी कि देखो ये बना रहे हैं, आपको इसका माल आप आसानी से हिंदुस्तान में बेचकर अपनी मोनोपोली बना सकते हो, या फिर अपने आप बनाओ। आप क्या चुनोगे? ऑटोमेटिकली आप कहोगे भैया बाहर से मिल रहा है, मुझे ठेका है, मैं उठा के बेच देता हूं। तो हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन कहा जाता है, जिसको मेक इन इंडिया कहा जाता है, मेड इन इंडिया कहा जाता है, उसको करने के लिए हमारे सबसे बड़े जो इंडस्ट्रीज वो चाहते ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और बिना प्रोडक्शन के हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आप एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे बड़ी 200 कंपनियां हैं, इसमें करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है। सीईओज होते हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हैं। आपको क्या लगता है ये कितने, हिंदुस्तान के कितने परसेंट, ये जो टॉप मैनेजमेंट लोग हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, हिंदुस्तान के कितने परसेंट है? एक भी नहीं है, आधा परसेंट है, आधे से भी कम होंगे। और अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें आपको एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा, किसान का बेटा एक नहीं मिलेगा, मजदूर का बेटा एक नहीं मिलेगा, दलित एक नहीं मिलेगा, आदिवासी एक नहीं मिलेगा, पिछड़ा एक नहीं मिलेगा। एक छोटा सा
1% क्लब है जिसमें ये सब के सब यहीं से आते हैं, जॉब ले जाते हैं, फिर से आते हैं, जॉब ले जाते हैं, फिर से आते हैं, जॉब ले जाते हैं। और 90% जो हिंदुस्तान की आबादी है वो या तो एग्जाम लेकर थक जाती है या फिर जॉब ढूंढते थक जाती है। बट मीडिया में, नैरेटिव में ये कभी नहीं आता है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं चल रहा था, छोटी बच्ची मेरे पास आई 14-15 साल की। मैंने उससे पूछा क्या करती हो? कहती है मैं आईएएस के लिए तैयारी कर रही हूं। तो मैंने कहा क्या तुम्हें लगता है तुम आईएएस में घुस जाओगी? कहती है हां। तो मैंने कहा ठीक है बताओ, हिंदुस्तान में साल में आईएएस ऑफिसर्स कितने आते हैं, कितने सिलेक्ट होते हैं आप जानते हो? 300। जब मैंने उससे पूछा वो कहती है 16 लाख। तो आप सोचिए, ये लगता है कि रास्ता है और 300 लोगों के लिए यह हिंदुस्तान में रास्ता है, पर 99.9% लोगों के लिए रास्ता है ही नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो मैंने आईएएस की ट्राई की एंड आई वॉज नॉट गुड इनफ। दिस इज नॉट करेक्ट। इट इज नॉट दैट यू आर नॉट गुड इनफ. It is that the chances of anybody getting into IAS are almost zero. Right? So, लोग एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम लेने की इंडस्ट्री बन रही है, आपकी जेब में से पैसा लिया जा रहा है, और रियलिटी ये है कि ये पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा है ये 1-2% जॉब्स का ड्रामा चल रहा है, और 99% जो एवेन्यूज होने चाहिए वो बंद पड़े हुए हैं. अग्निवीर इज एन एग्जाम्पल. पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा बंद हो रहा है. सरकार में पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, अब ठेकेदारी प्रथा से मिलती है, तो कभी भी आपको मतलब निकाला जा सकता है. तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि 20-25 कॉर्पोरेट्स, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते. आप मुझे बताइए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? आप मुझे बताइए अदानी बनाता क्या है? क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता. अदानी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं. एयरपोर्ट सरकार बनाती है, एयरपोर्ट पब्लिक सेक्टर बनाता है, और फिर जब बन जाता है तो फिर फ्री गिफ्ट अदानी को दे दिया जाता है. अगर मैंने, आपका नाम क्या है? अगर मैंने जस्टिन को लखनऊ के एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया और कहा लीजिए जस्टिन, ये हमने एयरपोर्ट तैयार किया है, ये सरकार ने बनाया है, ये तुम ले लो. जस्टिन उस एयरपोर्ट को बहुत आसानी से चला सकती है. एडवर्टाइजमेंट बनाएगी, कहेगी भैया एयरपोर्ट चलाना है, टॉप क्वालिटी के लोग आ जाएंगे, बना देगी. वही पोर्ट के साथ हुआ, वही एयरपोर्ट्स के साथ हो रहा है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हो रहा है. तो इंडिया में नॉन प्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है, और इसमें सिचुएशन क्या है, वही 20-25 लोग, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. मैं उदाहरण देता हूं. अमेठी में हमने पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बनवाया. पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में दिल्ली में किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को उसका बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मगर जब मैं अमेठी के बिल्डिंग में वहां गया, पता लगा कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था. तो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला, इसने सीधा कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया. मतलब ये काम भी नहीं कर रहा है, बट पूरा का पूरा करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल रहा है. पॉलिटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है और फिर वो कहता है भैया तुम इधर आओ, तुम करो,
कॉन्ट्रैक्ट कोई और कर रहा है, मार्जिन ये ले रहा है। तो ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी है। और इसमें अगर आप देखें तो जो भी अपॉर्चुनिटीज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और गरीब जनरल कास्ट की थी, उनको एक एक करके हटाया जा रहा है। तो ये एक्चुअल सिचुएशन है। और अगर आप जीएसटी को भी देखें, जीएसटी में जितना टैक्स गरीब किसान देता है उतना ही टैक्स अदानी देता है। अगर गरीब किसान ने यह शर्ट खरीदी 18% वो देगा, अगर वही शर्ट अदानी ने खरीदी वही 18% देगा। तो ये जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो पब्लिक सेक्टर के बैंक लोन्स जा रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? ओबीसी, दलित, एससी, गरीब जनरल कास्ट की जेब से आ रहा है और सीधा पाइप होके 22-25 लोगों की जेब में जा रहा है। और सिचुएशन खराब होती जा रही है क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा आता रहा है, ये इनकी मोनोपोली बढ़ती जा रही है। तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है। ये बेसिक सिचुएशन है। और इसको बदलने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, ये जो हमारी 5 गारंटीज हैं, इससे हमारी कोशिश है कि हम गरीबों को डायरेक्टली कैश इंजेक्शन उनके बैंक अकाउंट में डालें, महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन सचमुच में शुरू किया जाए, जो मेड इन चाइना है उसका मुकाबला मेड इन इंडिया से हो। तीसरा है कि ये जो मोनोपोलीज बनी हुई हैं, जो 22 लोग हैं जो सारा का सारा काम यही कर रहे हैं, इन मोनोपोलीज को वीकन किया जाए। ये 3 रास्ते हैं जिससे हम आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं। अब आपके कमेंट्स हो, आपके सवाल हो, आप पूछिए। थैंक यू राहुल जी। तो अब हम हमारे युवा के सवाल लेंगे और ये प्रोसेस मुझे अभी भी समझाया गया। तो हमने सबसे फॉर्म भरवाए थे, उनके क्वेश्चंस लिए थे और वहाँ से हम कुछ ही सिलेक्ट कर पाए हैं क्योंकि बहुत रेपिटेटिव भी थे, कुछ सेम थे। तो जो एड्रेस नहीं हो पाएंगे वो उनका आंसर राहुल जी आपको खुद लेटर में भिजवा दिया जाएगा, वो आपको भेज दिया जाएगा। एंड ये अभी मैं नाम बोलूँगी तो आप यहाँ खुद को एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर अपना सवाल बोलिएगा एंड देन फॉलोइंग अप नेक्स्ट नाम मैं लूँगी, तो आप रेडी रहिएगा। ये पहला नाम दीपक कनौजिया। सबसे पहले मैं राहुल सर को अपना नमस्कार करता हूं। गुड इवनिंग राहुल सर। मेरा नाम दीपक कनौजिया है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पीजी किया। वर्तमान समय में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूं राजनीति विज्ञान विभाग में। दोस्तों, 2014 में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने गया तो मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया। एसएससी की कोचिंग करता था। बीए सेकेंड ईयर में मैंने लेखपाल का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरा चयन नहीं हो पाया। तो 2016 के बाद जो 2017 में जब चुनाव आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं क्षेत्र में और योगी जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, और दोनों लोग ये वादा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी
तो हम जो है इंटरव्यू हटा देंगे ग्रुप सी और डी की नौकरियों से, ताकि जो इंटरव्यू में खेल होता है वो खेल नहीं हो पाएगा। तो इस सरकार ने इंटरव्यू तो हटा दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वैकेंसी ही नहीं आई ग्रुप सी और डी की। तो इंटरव्यू हटाने का क्या फायदा मिला? तो और उसके बाद से लेखपाल की 2016 के बाद से एक वैकेंसी आई भी, तो अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो लंबित है। और दूसरी बात कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं 2014 में प्रवेश लिया, तो मैं एससी कम्युनिटी से हूँ और मैं जनरल में क्वालिफाई करके प्रवेश लिया। उसके बावजूद भी मुझे हॉस्टल नहीं मिल पाया। और जनरल कम्युनिटी के भी लड़के जिनका अप्रोच था, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग हॉस्टल मुझसे कम नंबर पाने के बाद भी हॉस्टल उनको मिल गया, हमें हॉस्टल नहीं मिल पाया। मैं कैसे भी सर्वाइव किया। मेरी मम्मी शिक्षा मित्र थी, 3500 रुपये महीना पाती थी। मेरी 4 बहनें हैं, वो भी पढ़ती थी। मतलब कैसे भी करके मेरा मतलब हॉस्टल से, सर मैं ज़्यादा तो लेट नहीं कर रहा हूँ ना, ज़्यादा देर तक रिलैक्स करो भैया। ओके। तो मैं कैसे भी करके अफोर्ड किया, ग्रेजुएशन किया। फिर एसएससी के जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें 2017 में पेपर लीक हुआ एसएससी सीजीएल का, और उसमें खुराना उस समय अध्यक्ष थे एसएससी के। और इसके बाद वैकेंसी आना लेट हो गया एसएससी का, और तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अब पीजी कर लूँ। एसएससी की प्रिपरेशन से मैं हट गया, मैं पीजी कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, 3 बार मैं नेट क्वालिफाई हूँ। उसके बाद मैंने बीएड किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और बीएड करने के बाद मैं सीटेट कर लिया, टेट निकाल लिया, और 82 नंबर चाहिए एससी के लिए, मेरा 100+ है सीटेट में। तो उसके बाद भी 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई, और मैं अब तक बेरोजगार हूँ। पीएचडी कर रहा हूँ, उम्मीद है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, तो थोड़ा डर लग रहा है कि इतना संघर्ष के बाद इतना आगे बढ़े और कुछ हो नहीं रहा। मेरी बहन है, मुझसे छोटी है, 3 साल मुझसे छोटी है। बिहार का जब फॉर्म आया, बीएड करने के बाद वो एमएड की, बिहार का जब फॉर्म आया तो मैंने तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो मैंने वो फॉर्म उससे भरवाया। बोली भैया आप भी भर दो। बोला नहीं, मैं नहीं भरूंगा, क्योंकि 2 साल पहले मैं पीजीटी का फॉर्म यूपी में भरा हूँ, 6 महीने में एग्जाम हो जाएगा, तुम इसको भर लो और साल 1.5 साल में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं पीजीटी का फॉर्म नहीं भरा। मेरे पास डिग्री होते हुए, सब कुछ होते हुए, बिहार में एक कह लीजिए, मुझे लगा कि यूपी में मुझे मेरा एग्जाम ही हो जाएगा। तब तक एग्जाम जो है अब तक नहीं हुआ है पीजीटी का यूपी में। 2.5 साल पहले मैं फॉर्म भरा था। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी एग्जाम नहीं हुआ, एडवर्टाइजमेंट 51 का जो 2 साल पहले फॉर्म भरा गया। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रही है, और कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रही है कि हम वैकेंसी को बहुत नियमित कर देंगे, बहुत सही समय से कर देंगे। 2 साल से शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। अब बिहार सरकार ने 6 महीने के अंदर तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जिनकी पार्टी इंडिया अलायंस में माननीय राहुल जी के साथ है, उनकी सरकार ने 6 महीने में 2 वैकेंसी करा दिया और 2,10,000 नौकरी दे के दिखा दिया। और उसी में मेरी बहन क्वालिफाई हुई। और सीवान जिले में, मैं बलिया का हूँ, तो सीवान बगल में लगता है, वहाँ से वो मेरी सिस्टर जो है इस समय टीचर है, पीजीटी में टीचर है। सर आपने कितना पैसा खर्च किया इसमें, ये पूरे प्रोसेस में, शुरुआत से अंत तक? शुरुआत से अंत तक सर जितना पैसा था मम्मी पापा बट कितने रुपए होगा? मतलब रुपया नहीं था, कुछ इस तरह से पर महीने जो कमा रहे हैं खर्च कर रहे हैं, मतलब जो इनकम है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा आज तक, जितना आपने मतलब इस प्रोसेस में एग्जाम लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए कितना पैसा खर्च किया होगा? मुझे लग रहा है कि सर मेरे 8-10 लाख तो हो ही गया होगा सर, मतलब नियर 8-10 लाख तो हो ही गया होगा, क्योंकि ज्यादा हो गया। और कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब 8 लाख रुपए चले गए आपके, पर रिजल्ट कोई नहीं आया जी। और सर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में जब एडमिशन में लिया, उस समय बीए में एडमिशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1,000 रुपये फीस थी, और हॉस्टल की फीस 7,500 थी। और उसके बाद से 2017 में फीस वृद्धि हो गई और 21,000 फीस कर दी गई 7,000 से। अब सोचिए सर, जो हाशिए पे है, जो गरीब है, जो कमजोर है, वो 7,000 से 21,000 कैसे एफर्ट कर पाएगा? तो ये किसको धक्का है? सबसे ज्यादा धक्का ये एससी को है, ओबीसी को है, और जनरल वर्ग में जो गरीब है उनको धक्का है, वो आ नहीं पाएंगे। और ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में वो न आ पाए। और आपकी सरकार थी तो ये लोग बड़े पैमाने पर धीरे धीरे आना शुरू कर दिए थे, उगना शुरू कर दिए थे, और ये अब क्या है, सब दब गए हैं, दब रहे हैं। तो बहुत जरूरी है इस समय कि इंडिया अलायंस जीते। मैं
और सर एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, वहाँ एक एक दिन अटेंडेंस लगता है। यहाँ आने का मतलब मेरा मन था, लेकिन मैं सोच रहा था मैं राहुल जी से मिल नहीं पाऊंगा या दूर ही से देखूंगा तो मतलब मिल पाऊंगा कि नहीं, ये था सर। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ और मेरा नाम सबसे पहले बोला गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और थैंक यू, हाँ थैंक यू ब्रदर, नाइस, बहुत अच्छा लगा। ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। एक रिक्वेस्ट थी, अभी से जो साथी आए 1 मिनट के अंदर आपका खुद का परिचय और प्रश्न रख के आगे बढ़ें तो हमें हेल्प मिलेगी। एंड नेक्स्ट है उमेश, उनके बाद नेहा, आप रेडी रहिएगा। नमस्कार, कैसे? हेलो, हाय, मेरा नाम उमेश कुमार यादव है। मैं पूर्वांचल से आया हूँ, शोध छात्र हूँ मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और मैं बात करने आया हूँ गन्ना किसानों पे। मेरे पिताजी एक किसान हैं और गन्ना खेती मेरे यहाँ होती थी। पूर्वांचल के लगभग परिवारों में, किसान परिवारों में देखेंगे तो गन्ना एक नकदी फसल थी जिससे लोगों को तुरंत तत्काल पैसा मिल जाता था। और सोचिए कि लगभग पिछली सरकार ही, इसी सरकार की दोष मैं नहीं दे रहा हूं, बसपा से देखेंगे, सपा से देखेंगे और आज भाजपा लगातार गन्ना मिलों को बंद की, जिससे हम जैसे परिवार के किसानों की आय एकदम खत्म हो गई। अभी 4 मिलें इस सरकार ने 2024 में बंद किया। 77,000 कुछ करोड़ मेरे जिले आजमगढ़ जिले में किसान का भुगतान अभी भी बकाया है। तो मैं एक स्टोरी बताता हूं कि कैसे मेरा ग्रोथ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचा, इलाहाबाद पहुंचा, कैसे मेरे भाई लोग पढ़े। तो मेरे पिताजी किसान थे, गन्ना की खेती करते थे और उसी गन्ना मिल रत्ना शुगर मिल साहेबगंज में कलर की नौकरी करते थे। 13 में वो गन्ना मिल बंद कर दिया गया, जबरदस्ती मेरे पिताजी को रिटायर कर दिया गया। आज 800 रुपए मात्र उनको पेंशन मिलती है, मतलब प्रतिदिन का 26 रुपए बात इनकम है। तब भी मेरे पिता ने हौसला नहीं हारा और यहां तक लोगों को पढ़ाया लिखाया और ले गए, पीएचडी तक कराए। पीएचडी मैं कर रहा हूं। 3 बार मैंने हायर का इंटरव्यू दिया, 3 बार हायर की परीक्षा मैंने क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दिया, और तीनों बार वो परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। पहली बार 47 की वैकेंसी में मैंने मेहनत किया, कुछ दोस्तों से पैसा जुटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ रीट भी दायर किया, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया। दोबारा भी परीक्षाएं कराई गई, वो भी पेपर लीक हुआ। तो सोचिए कि मैं वहां से यहां तक की स्थिति में पहुंचा हूं। अब ये स्थिति आई कि मैं 34 साल की उम्र का हो गया हूं, एक मेरा छोटा बेटा भी है। सोचिए कि उसका दादा भी बेरोजगार और उसका बाप भी बेरोजगार। तो समस्या है कि मैं अब घर की तरफ जाऊंगा तो बेरोजगारी की हालत में, दूर तो जाके कहीं बंबई लुधियाना मजदूरी इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मेरी जरूरत है उनको। तो मैं राहुल जी आपसे यही चाहता हूं कि आप उन गन्ना किसानों के लिए और राइट टू रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे हम लोगों के लिए? तो हमारी एक गारंटी है चुनाव में, बड़ी इंटरेस्टिंग गारंटी है, जिसमें जो हमने अधिकार दिया ना मनरेगा का, रोजगार का अधिकार, वैसा ही हम एक अधिकार ग्रेजुएट्स को देना चाहते हैं। कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स। और बड़ा सिंपल मॉडल है, जो भी ग्रेजुएट ये अधिकार चाहता है ये सरकार से मांगेगा, और अधिकार 1 साल की अप्रेंटिसशिप का अधिकार है। उसमें क्या होगा, 1 साल की नौकरी आपको मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज में 1 साल की नौकरी होगी। उसमें बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी
और 1 साल में आपको 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिलेगा, 8,500 रुपए महीने के आपको मिलेंगे। और ये एक प्रकार से जॉब मार्केट में एंट्री करने का तरीका है कि आपकी पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैनिफेस्टो में हमने ये इंक्लूड किया है। तो ग्रेजुएट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1 साल की नौकरी की गारंटी का अधिकार ये हमने दिया है। नेहा प्लीज आ जाइए। नमस्कार। रोशन इसके बाद रेडी रहिएगा। नमस्ते सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। मैं अमेज़ोन में काम करती हूँ पार्ट टाइम। तो जो जितने मेरा ये मानना है कि हम गिग वर्कर्स के लिए जो जो वो लोग काम करते हैं, अमेज़ोन, मंत्रा, ब्लिंकिट, सैडोफिक्स, स्विगी, जोमेटो, जो ये सभी वर्कर्स हैं, तो जो ये लोग अपना टाइम देते हैं 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं ये लोग, जो इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके लिए, हैं। और सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, और इनका कोई पंजीकरण नहीं है, कि सिर्फ एक फ़ोन है जिसमें एक ऐप है। अगर कभी कुछ उनके साथ होता है तो क्या वो फ़ोन हेल्प करेगा उनकी? नहीं, क्योंकि उनका कोई भी पहचान नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ उनकी पहचान हो। और उसमें एक अमेज़ोन में एक ये भी है कि मैं अमेज़ोन वेयर हाउस में पार्ट टाइम काम करती हूँ, उसमें भी स्लॉट बुक करके काम करने जाना होता है। हाँ, तो मैं हरियाणा से आई। हाँ, वेयर हाउस में मुझे अगर कल जाना है तो आज स्लॉट बुक करूंगी कल के लिए। उसका टाइम है 4 बजे, 4 से 10 मिनट के बीच में स्लॉट बुक हो जाना चाहिए, अदरवाइज हम फिर उसके बाद स्लॉट बुक नहीं करेंगे, हम वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे। और वेयर हाउस में क्या काम करती हो? वेयर हाउस में मैं पहले पैकिंग करती थी। जब मैंने रिज्वाइन किया तो मैं स्टोर में हूँ, जिसमें मुझे 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। एक कार्ट होती है जिसमें सामान लगा होता है, मैं उसको लेकर चलती हूँ। फ्लोर भी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर भी है जिसमें मुझे लेके जाना होता है, और मैं उसमें 10 घंटे काम करती हूँ। और ये है गुड़गांव, हरियाणा, मानेसर में है ये वेयर हाउस, अमेज़ोन डेल 4 में है, ठीक है। और तो उसमें मैं 10 घंटे काम करती हूँ। बैठने नहीं दिया जाता वहाँ पे, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है वहाँ। अगर बैठ भी जाते तो हमें फीडबैक दिया जाता है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चले गए और उसमें हमारा आइडल टाइम पे जो आइडल टाइम आता है उसका भी फीडबैक मिलता है हमें। और जो हमारा ब्रेक टाइम होता है, तो जो हमारे 10 घंटे जो हम काम करते हैं उसमें दो ब्रेक होते हैं हमारे। तो जो 30 मिनट का ब्रेक, एफसी इतनी बड़ी होती है कंपनी, जो फुलफिलमेंट सेंटर बोलते हैं उसको, वो इतनी बड़ी होती है कि हमारे जो 30 मिनट में से 15 मिनट तो हमें आने जाने में ही चला जाता है। बचता हमारे पास 10 मिनट है, क्योंकि हमें पहले आकर के हमें एक फास्ट स्टार्ट और स्ट्रॉन्ग फिनिश करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। और हमें पूरे दिन में 6 बार कार्ड पंच करना होता है। अगर वो कार्ड पंच नहीं करेंगे तो हमें उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और उसके बाद में कभी अपनी मर्जी से बिना नोटिस के हमें निकाल देगी, हमसे नहीं पूछेगी। जब कंपनी हमें हमारी हायरिंग करती है तब वो हमारा पूरा प्रोसेस जानती है। क्या हमारा हक नहीं जब हमें निकाले तो हमें भी बता करके निकाले कि हमने क्या गलती की है। तो मैं चाहती हूँ, हाँ, बॉन्डेड लेबर है, हाँ, 21वीं सदी के बॉन्डेड लेबर जी। और इसमें लड़कियां जो है ना, सिर्फ 26 साल से कम उम्र की लड़कियां, 18 से 26 साल, जिसमें यंग है, जितना मर्जी काम कराओ करेंगी, ये मना नहीं करेंगी। अगर ज्यादा बोला अपने लिए तो हायर एंड फायर निकाल देगी वो बिना वजह, कोई नोटिस नहीं देगी हमको, ठीक है। और उसके बाद अगर अब किसी वर्कर को 2-3 साल हो गए काम करते हुए, अब उसके घर में शादी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसने छुट्टी के लिए बोला तो बोलेगी नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम चले जाओ, दोबारा ज्वाइन कर लेना। अगर उस वर्कर को 1 साल हो गया काम करते हुए किसी को,
तो वो क्या करती है, अगर ओबी भी आउटबाउंड में काम करता है तो उसको आईवी में भेज देंगे दोबारा ज्वाइनिंग करने के लिए, कि उसको परमानेंट ना कर पाए वो। इस तरीके से वहाँ पे हमारे परमानेंट कोई नहीं है। परमानेंट के लिए वो सिर्फ क्या करती है, इधर से उधर ट्रांसफर कर, इधर डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देती है। 240 जैसे आपको सेवरेंस होती है तो कितने महीने की वार्निंग देते हैं? कोई महीने कोई वार्निंग नहीं देते, एक ही दिन में हमें बाहर कर देती है। और हमें जो फिट, जैसे हमें ना एक टारगेट होता है हमारा, मैं 1 घंटे में 150 आइटम स्टोर करती हूँ। एक शॉप लाइन होती, तो 250 गलियां हैं जिसको आइल्स बोलते हैं, जिसमें मुझे चलना पड़ता है और उसमें सामान लगाना होता है मुझे। उसका भी 1 मिनट में मुझे 3 आइटम स्टोर करने होते हैं। अगर नहीं करूंगी तो उसका भी मुझे फीडबैक मिलेगा, मेरे पास मैसेज आएगा, मैडम इम्प्रूवमेंट करो, आप काम नहीं कर रहे हो सही से, छोड़ दो, नहीं तो इतना मजबूर कर देंगे रिजाइन लिखने पे कि वो वर्कर परेशान होकर रिजाइन कर देगा। ये आइटम्स कितने बड़े होते हैं? ये आइटम्स अनलिमिटेड, मतलब छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। हाँ, तो उसके हिसाब से वो टारगेट उन्होंने रखा है। ज़्यादा बड़े आइटम है तो 60 करने होंगे, छोटे आइटम है तो 150, मल्टी का हो गया तो 250, 400 भी होगा। और वो हम पे प्रेशर डालेंगे, तुम्हें 1 घंटे में करना है तो करना ही है, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। इस तरीके से वो हम पे प्रेशर बनाते हैं। अब हम 20, 21, 22 की एज की लड़कियां हैं वहाँ पर, अब वो पढ़ाई कर रही हैं, अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने घर वालों को छोड़कर आई हैं, और अपने घर भी नहीं बताती, वो लोडिंग अनलोडिंग भी करती है लड़कियां वहाँ पे, गाड़ी खाली भी करती है, उसको भरती भी है, सामान भी लगाती है, पर वो अपने घर पे नहीं बताती कि हम लोग वहाँ पे ये काम करते हैं। हमारा जो राजस्थान का गिग वर्कर्स का कानून था, उसके बारे में आपने सुना है? हाँ, मैं जब वो कानून के बारे में जब वहाँ पर आए थे तो मैं वहीं पे ही थी, तो मेरे को इसके बारे में पता है कि गिग वर्कर्स कानून बना था, उसमें सोशल सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के, हाँ, गिग वर्कर्स के लिए कानून। तो उसमें आइडिया था कि आपका जो काम होता है, गिग वर्कर्स का काम होता है, वो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन बेसिस होता है। तो हमारी थिंकिंग थी कि हर ट्रांजैक्शन का एक परसेंटेज कंपनी आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपके पेंशन के लिए डाले, और वो आपके साथ परमानेंट चले। तो मान लो आपने आज अमेजोन के साथ काम किया, तो जो भी आपने वहां पे ट्रांजैक्शंस किए उसका पैसा आपके अकाउंट में जाए, और फिर मान लो आपने अमेजोन से आप किसी और कंपनी में चले गई, तो उस कंपनी में भी जो आपका पैसा ओरिजिनली अमेजोन का था वो ट्रांसफर हो जाएगा और वो आपके साथ चलेगा जब तक आप रिटायर करेंगी। हाँ। तो ये राजस्थान का कानून था, बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी कानून है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार आए तो हमारे लिए कुछ नेशनल लेवल पे ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो आइडिया है कि हम बिना कोई सोशल सिक्योरिटी के लोगों से काम ले सकें, और जब भी हम इनको निकालना चाहें 1 दिन में हम इनको निकाल दें, ये एक्चुअली प्रोडक्टिव ही नहीं है, इससे फायदा नहीं होता है। नहीं। ठीक है, वेरी गुड, तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। गौरव यादव, उसके बाद ईश्वर, आप रेडी रहिए। कैसे हो? हेलो सर, आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव यादव गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। 2021 में मैंने बीटेक करी थी। सर, उत्तर प्रदेश में बीटेक ग्रेजुएट के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, ना कोई वैकेंसी आ रही है। जिसमें वैकेंसी आती है तो करीबन 4 साल में 250 से 300 वैकेंसी आती है, 4 साल में एक बार, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की। अगर जो नहीं जैसे कि जो आती है वो जैसे जूनियर इंजीनियर है। उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल 4016 वैकेंसी आई हैं, लेकिन उसमें बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। वैकेंसी या तो आती नहीं है, अगर आती है तो बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकता उसमें सर। और अगर मैं आपसे प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, मेरे पिताजी ने 15 लाख रुपए देकर मेरे से बीटेक करवाई, लेकिन एंड में जब मैं जाता हूं, प्लेसमेंट मेरी होती है या तो होती नहीं है। अगर मैं ऑफ कैंपस करता हूं तो उसमें 15,000 रुपये मुझे मिलते हैं। इसमें खुद तो
खैर घर वाले को तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और सर मैंने गेट क्वालिफाइड भी हूँ, मैंने गेट क्वालिफाइड हूँ, जो गेट से हम PSU सेक्टर में जाते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में अदर, और उसमें देखते हैं उसमें भी कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए कुछ निकालिए, क्योंकि हर साल 10 लाख बीटेक ग्रेजुएट होते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तो अभी आपका क्या प्लान है? सर मेरा प्लान तो यही है कि फिलहाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में मुझे जॉब करनी है और उसके लिए मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ, वैकेंसी आए। और प्राइवेट सेक्टर में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और कितना पैसा लगा आपका ये पूरी प्रोसेस में? पूरे प्रोसेस में मेरे पिताजी ने 15 से 16 लाख रुपए लगाया है और अभी बीटेक के बाद करीबन 4 से 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगा दिया। और क्या करते हैं पापा? मेरे पिताजी एज अ फार्मर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, 4th क्लास की जॉब से है, वायरमैन। कहाँ पे? ये दिल्ली सचिवालय में थे। ठीक है। हाँ, और सर मेरा एक मैसेज है आपको कि जैसे कि आपने मणिपुर से महाराष्ट्र और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, आपने एक शुभ संकल्प से आपने न्याय यात्रा निकाली, जिसमें आपने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत में पिरोने का काम किया, जिससे क्या है कि आपने जो भी मोहब्बत की दुकान आपने खोली, जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, सर आपने उसको रीजनरेट किया है। सर जब आप प्रधानमंत्री की पद पे शपथ लेंगे ना, उस दिन ये समस्त युवा समाज सिविलाइजेशन डे मतलब कि हमारी जो सभ्यता दिवस मनाएगा। आपने भाईचारे को एक कर दिया, सबसे बड़ा प्रेम प्रेम ही है हमारे कल्चर में। सरदार उधम सिंह ने जब उन्होंने अपना मतलब गुनाह कबूल किया था जनरल डायर को मारने के बाद, तो उन्होंने किसी ग्रंथ पे हाथ नहीं रखा था, उन्होंने जो हाथ रखा था वो हीर रांझा, जो कि एक प्रेम का प्रतीक है, उसने उसमें हाथ रखा था और कहा था कि मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। सर आपने मेरे देश में प्रेम लेके आए हैं, एकता लेके आए हैं, सम्मान लेके आए हैं। आज हम भाईचारे में हिंदू मुस्लिम और समस्त SC OBC अदर कास्ट में भी हम आराम से एक दूसरे के टिफिन में हम खा सकते हैं, वो भी सर आपकी वजह से है, आपकी मोहब्बत की दुकान की वजह से। थैंक यू सो मच सर। ईश्वर आप आ जाइए। नमस्कार, कैसे हो? मेरा नाम ईश्वर है, मैं राजस्थान से हूँ, ग्रामीण इलाके से आता हूँ। मेरा पढ़ाई 10वीं तक हुआ, उसके बाद आर्थिक स्थिति और अवसर की समझ नहीं होने की वजह से छोड़ दी। फिर उसके बाद अलग अलग काम करने लग गया। मैं गुजरात कुएं खोदने गया, ईंट भट्टों पे गया, टेंट हाउस के कुछ काम किए, जैसे भी मशीन पे गया, खानों में गया, तो भटकता रहा इधर उधर, समझ में नहीं आया ये काम ठीक नहीं, ये काम ठीक नहीं है। फिर चांद से एक संगठन के साथ जुड़ा जहाँ मेरी राजनीतिक समझ बनी। स्कूल से उस तरीके से शिक्षा थी नहीं, लिखना भी और पढ़ना भी ठीक से 10वीं तक नहीं आता था। तो मैं मेरी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ मेरे जैसे लाखों और करोड़ों युवा हैं जो आज उनको समझ भी नहीं आ रहा सर कि वो कहाँ जाए, कौन सा काम करे। तो वो उनको ये समझ में नहीं आने की वजह से उसका फायदा उठाया जा रहा है। आज उनके हाथ में पत्थर है, डंडे हैं, झंडे हैं नफरत के। वो इसी कारण है क्योंकि वहाँ का ढांचा ऐसा बना दिया है कि ना तो अवसर का किसी को समझ में आता है क्या अवसर होने चाहिए। मेरा खुद का व्यक्तिगत जो था संगीत में और थिएटर में था, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया क्योंकि अवसर ही नहीं है, कोई कहना ही नहीं चाहता है। तो मेरा बस छोटा सा ही पॉइंट था कि उन युवाओं के लिए जो आज उस नफरत की आग में जल रहे हैं या जा रहे हैं भीड़ में, उन युवाओं के लिए आप क्या अवसर देखते हैं कि आगे लंबे समय के बाद वो युवा कैसे उस भीड़ से निकलकर अपना भविष्य बनाए? तो जो मैंने पहले बोला था ना, प्रोडक्शन की बात की थी, जो अगर आप हिंदुस्तान को देखें, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ हम बनाते हैं, बट उस इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को ना फाइनेंस मिलता है, ना सपोर्ट मिलता है। वो इंडस्ट्री बिल्कुल दबी रहती है। और मतलब चाहे आप मुरादाबाद की बात करें, बेल्लारी की बात करें, अलग अलग इंडस्ट्री, बेल्लारी में जीन्स की इंडस्ट्री है, मतलब वहां पे 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिलता था।
सारी की सारी बंद पड़ी। आज वहां पे 50,000 लोग काम कर रहे हैं।